नमस्ते, आदाब। मेरे साथ अब्बास साहब जुड़े हैं तेहरान से। अब्बास साहब, अ, थोड़ा अभी तो शांति दिखाई दे रही है, लेकिन दो खबरें स्पेसिफिक हैं, उस पर जरा बात कर लेंगे। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बिना तो कोई बात कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन सबसे पहली बात यह कि इस तरह की खबर आ रही है कि एक पेशकश और हो रही है पाकिस्तान में, फिर से एक दो दिन के बाद फिर से वार्ता की। अ, इसके अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, ये तो पाकिस्तान ने पेशकश की है अमेरिका के कहने पे। ईरान ने अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। आपके पास क्या सूचना है? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज कि नेक्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक क्या होने की संभावना है, और अगर है तो कब? अब्बास साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। जी, देखिए इस तरह की खबरें जो हैं वो वेस्टर्न मीडिया में चल रही हैं कि फिर से दोबारा नेगोशिएशन की बात होगी और इस्लामाबाद में। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी बात जो है वो इस ईरानी मीडिया में या सोशल मीडिया में अभी नहीं चल रही है। और ज़ाहिरन आप जिस तरह से ट्रम्प साहब के जो तेवर बदले हुए हैं, कल भी जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, आपने देखा होगा, और बार-बार कह रहे थे कि वॉज़ का वर्ड यूज़ कर रहे थे। इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे जंग खत्म हो गई हो। बाद में जो जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा भी, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि लग रहा है जंग खत्म हो गई है, तो कह रहे अबाउट टू बी ओवर। तो उससे समझ में आता है कि ट्रम्प जो भागना चाह रहे थे, पिछले 3-4 हफ्तों से इस जंग से निकलना चाह रहे थे, वो धीरे-धीरे अपने लास्ट फेज़ में पहुँच चुके हैं। जो ब्लॉकेड लगाया, जिसका बहुत शोर था पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से मीडिया के अंदर जो पूरा शोर मचता है कि ब्लॉकेड लग गया है या वेनेज़ुएला बन जाएगा ईरान, वो भी पूरा तरह से जो है फुस निकल गया। चाइना के शिप्स निकल रहे हैं, ईरान के शिप्स निकल रहे हैं। खुद ये जो है वेस्टर्न मीडिया ने इसको कोट किया है कि कई सारे शिप्स निकले हैं। तो ब्लॉकेड का भी जो एक धमकी थी वो भी खत्म हो गई। एक के बाद आप देख रहे हैं धमकियां खत्म होती जा रही, जिसको मैं कहूं कि ट्रम्प साहब के तरकश का आखिरी तीर था ये ब्लॉकेड। तो वो भी खत्म हो गया। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि भाई निगोशिएशंस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, निगोशिएशन ही हमें करनी पड़ेगी। और मैं भी यहाँ देख रहा था, यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है आगा बकाई, उनका भी बयान आया, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ शायद इशारा हो कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। खास तौर से न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेके उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम एनपीटी के सिग्नेचरी हैं, तो जितने भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट से रिलेटेड जो हमें जायज हक हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। कोई भी मुल्क हमें नहीं कह सकता कि आप पूरी तरह से अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म कर दें, पूरी तरह से अपना न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप बंद कर दें, वो हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पहले भी इसको जो है अब्बास अराकी साहब ने कहा था कि हम जंग इसलिए कर रहे हैं कि कोई दूसरा बाहर का मुल्क आके हमें ना बताए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो मुझे लगता है ट्रम्प भी इस बात को समझ चुके हैं। अब ये देखना है कि इस शांति वार्ता को, पिछली बार जो नेगोशिएशंस हुई, पिछली बार जो बात हुई होनी थी इस्लामाबाद में, किस तरीके से इजराइल ने उसमें आके सैबोटाज किया, किस तरह से उसमें बाधा ईजाद करी, क्या इस बार भी उसमें कामयाब हो पाएगा? इस चीज को देखने की जरूरत है। आप देखें पिछली बार भी ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि लेबनान के ऊपर हमले रुकने चाहिए, लेकिन वो नहीं रुके। इस बार भी एक तरह से बातचीत शुरू करने की ये शर्त है, और इसीलिए यूरोप की बहुत सी कंट्रीज जो है, बहुत से ममालिक जो कह रहे हैं, साफ तौर से फ्रांस, इटली, स्पेन, कई सारे ममालिक ने कहा है कि भाई लेबनान के ऊपर ये हमले रुकने चाहिए। तो अगर ये हमले रुकते हैं तो हो सकता है कि एक बार दोबारा जो है वो बातचीत का रास्ता खुले। और इस बार एक समझदारी के साथ यूएस का डेलीगेशन है, वो उनकी जो रेड लाइन्स होती है, जो एक तरह से पूरी तरह से वो हावी होने की कोशिश करते हैं अपने सामने वाले को, उस एटीट्यूड को चेंज करें और इस बात को माने कि यूएस जो है वो इस जंग में हार चुका है, और थोड़ा सा वो शराफत के साथ, थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ निगोशिएशंस करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक ईरान के अंदर, ईरान के मीडिया में, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऐसा कोई खास बयान नहीं आया है कि हम जो है दोबारा निगोशिएशंस के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई बयान आता है तो बिल्कुल आपको मैं जल्द ही इसके बारे में अपडेट करूंगा। मैं एक और चीज, अब्बास साहब, एक खबर आई है आज कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब हैं, वो कल चीन पहुंच गए थे। और चीन में पहुंच के जैसा कहा जा रहा है कि वो शायद अमेरिका के कहने पे वहां गए हैं। और वहां पे चीन में जाके उन्होंने ये कहा कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे चीन में, हम आपके साथ बहुत व्यापार करेंगे, और अमेरिका की मतलब सारी पेशकश की। तो चीन ने सब कुछ करने के बाद उनको ये कहा कि भाई आप एक चीज बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए कि ये जितनी देर आप जो भी बात कर रहे हैं, जैसे भी आप बात कर रहे हैं, पर वी डिसाइड आवर फ्रेंड्स। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मेरी किससे दोस्ती रहेगी किससे नहीं। और ईरान से हमारी दोस्ती है और हम ईरान के साथ उस दोस्ती को
क्योंकि उनका इन रिटर्न वो एक ही चीज कह रहे थे कि हम सब इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत व्यापार करेंगे, लेकिन आप ईरान के साथ अपनी दोस्ती को कम कीजिए। वो चीन ने वहां टका सा जवाब दिया उनको और ये साफ बता दिया कि नहीं, वो ईरान के साथ ठीक से खड़ा हुआ है। दूसरी खबर यह है कि आज जब ट्रम्प साहब आज सो के उठे हैं तो उन्होंने एकदम से कहा कि सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज और सब खुल गया, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और चीन ने कहा है कि खोल दो, और वो चीन की तरफ से खबर आ रही है कि मेरी कोई उनसे बात ही नहीं हुई। तो इनको सपना आता है या मान लीजिए झूठ बोलने की कोई बीमारी है या क्या, मतलब ये ट्रम्प रोज सुबह उठ के बजाय कोई अपना देश चलाए, देश में कुछ किसी भी, जब घर में 10 चीजें समस्याएं रहती हैं तो देश में तो 50 चीजें होंगी, लेकिन वो ये सब करके, तो मैं दोनों चीजों पे, ये जो ट्रम्प की तरफ से ये क्राउन प्रिंस साहब गए थे चीन, उसकी क्या खबर है आप लोगों के पास, क्योंकि इस तरह की पेशकश लगातार अब अमेरिका करता रहेगा। और दूसरा, ये जो चीन इस समय पहली बार, अब चीन थोड़ा ओपनली ये बात कहना शुरू किया, अभी तक चीन बोलने की जरूरत नहीं थी तो वो बोला नहीं था, लेकिन अब चीन को लोग अप्रोच कर रहे हैं तो वो साफ साफ अपनी बात भी बता रहे हैं। अब्बास साहब। जी, देखिए आनंद जी, ये बहुत अच्छे संकेत हैं पूरी दुनिया के लिए कि अमेरिकन हेजेमनी का जो है वो खात्मा हो रहा है। अमेरिका जो एक खूंखार दरिंदे की तरह कहीं पे भी अटैक करता था, कब्जा कर लेता था। ताज़ा मिसाल हमारे सामने वेनेजुला की है, क्यूबा की है। कुछ पीछे जाएँ 10-15 साल पहले तो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, मिसालें भरी पड़ी, और पीछे जाएँ तो वियतनाम है। तो अमेरिका का जो ये नेचर था, ये जो प्रवृत्ति थी कि कहीं पे भी हमला करो, मारो काटो लोगों को, जिंदगी बर्बाद करो, फिर वहां की रिसोर्सेस लूट लो। ये चीज जो हेजिमनी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये अमेरिकन हेजिमनी खत्म हो रही है और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। और मैं इसमें खुद को ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं खुद ईरान में मौजूद हूं और बाकी हम सब लोग इस दौर को देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क की जो कहीं पे भी जाता था, अटैक करता था, उसकी हेजिमनी खत्म हो गई है। वो इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो गिड़गिड़ा रहा है। आप देखें, ट्रम्प पहले नेटो से गिड़गिड़ाया कि भाई आओ होर्मुज खुलवा लो, फिर यूरोपियन कंट्री से कहा खुलवा लो, फिर ऑस्ट्रेलिया से कहा, कनाडा से कहा, सबसे कहा। अब वो इस हालत में आ गए हैं कि जिसके खिलाफ वो मुंह खोलते थे, चाइना के खिलाफ वो कितनी बातें कहते थे, अब अपना जो है उन्होंने एक तरह से दूत भेजा है, जैसा कि आपने बताया, अपना एक दूतवाहक भेजा है कि जाओ उनसे कहो, उनसे गुहार लगाओ, उनसे गुजारिश करो कि थोड़ा सा आके इस मसले में हमारी मदद करें। तो ये वाकई में एक अच्छा संकेत है पूरी दुनिया के लिए कि एक ऐसा मुल्क कि जो पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद फैला रहा था, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो इतना कमजोर हो चुका है। देखिए, मॉरल एतबार से तो अमेरिका पूरी तरह से खत्म हो गया था, बेनकाब हो गया था गाजा की जंग के बाद, लेकिन ये ईरान की जंग के बाद जो अच्छी चीज दुनिया के लिए हुई है, वो दुनिया को ये समझ में आ गया है कि अब अमेरिका और अमेरिका का जो इंपीरियलिस्टिक निजाम है, साम्राज्यवादी निजाम है, वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो ईरान के सामने नहीं टिक सका है। पूरी तरह से क्लियर है। अब उसको कैसे कबूल करता है, कैसे वो सरेंडर करता है, वो अलग बहस है। तो इसी कड़ी की, इसी सिलसिले की सफर को देखा जा सकता है। उसके बाद जिस तरह का रिप्लाई किया है चाइना ने, खुलेआम बिल्कुल क्लियर टोन में कह दिया है कि ये आप हमें डिक्टेट ना करें कि भाई हम किसके साथ दोस्ती रखें, किसके साथ संबंध रखें। हम आपके साथ संबंध रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो अलग बात है। तो कोई डिक्टेट, ये जो दुनिया के अंदर एक अदालत, एक अच्छी चीज आ रही है कि हर मुल्क अपने हिसाब से चले। कोई मुल्क किसी से ये ना कहे कि तुम यहां से तेल खरीदो, तुम वहां से तेल ना खरीदो, तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ, तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ। ये आप सोचे कि अगर ये खत्म हो जाए दुनिया से, तो दुनिया कितनी खुशहाल, दुनिया में कितनी शांति हो जाए। तो ये अच्छे संकेत हैं। चाइना ने एक अच्छी चीज जो कल करी, जब ब्लॉकेट का टाइम परसों मेरे ख्याल से जब इंडियन टाइम 7:30 बजे से शुरू हुआ था, उसके 10 मिनट बाद ही डिफेंस मिनिस्टर का और या डिफेंस मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन, उनका बयान आया कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल है और वो हमारे शिप्स को गुजरने दे रहा है। तो ये हमारे और ईरान के बीच में दो मुल्कों का मामला है, किसी की भी दखालत को हम कबूल नहीं करेंगे। और उसके बाद कल हमने देखा पिछले 24 घंटे में चाइना की कश्तियां निकली हैं, ईरान की भी कश्तियां निकली हैं। तो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है चाइना का। अब सवाल ये है यूएस से और ट्रम्प से, जो उनके तेवर इतने नर्म हो गए हैं ट्रम्प के, एक तो ये भी हो सकता है कि उनकी दवा का असर खत्म हो गया हो या उन्होंने जो नशा करते हैं उसका असर खत्म हो गया हो। दूसरा, ये उनको समझ में आ गया होगा कि चाइना से हम टक्कर डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ईरान के साथ ही हमने टक्कर लेके पूरी तरह से दलदल में फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो क्या हिम्मत नहीं है ट्रम्प के अंदर कि वो चाइना की कश्तियों को, शिप्स को रोक सके या कोई नुकसान पहुंचा सके। तो इस वजह से ये क्लियर स्टेटमेंट चाइना ने दिया, ये अच्छी बात है। और ये इशारा कर रहे हैं न सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया के
तमाम मुल्कों को ये हक होना चाहिए कि हम अपना तेल किसको बेचें, किसको खरीदें, अपना सामान किससे लें, कोई भी किसी को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी जीत है ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, सबसे बड़ी जीत है। मैं कहूंगा ये पूरी मानवता की जीत है। अगर ये पूरे दुनिया में हो जाता है, जो जहां चाहे वो अपना सामान खरीदे, बेचे, किसी को रोक टोक ना हो, ये जो हेजिमनी है अमेरिका की, ये खत्म हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बड़ी चीज के लिए मुबारकबाद है पूरी आलम इंसानियत, पूरी मानवता के लिए। उसके अलावा आपने जो बात कही कि ट्रंप सुबह उठते हैं और कोई बयान दे देते हैं, तो अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट की खुद यूएस के अंदर ये खबरें, ये बातें उठने लगी हैं कि मेंटली तौर से ट्रंप जो है वो सक्षम नहीं रह गए हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहें। आज डेमोक्रेट की किसी एमपी का मैं देख रहा था, जो मेंबर थे वहां सेनेट के, वो कह रहे थे कि बाकायदा टेस्ट होना चाहिए कि क्या मानसिक रूप से ये सही है या नहीं। वो जो टेस्ट होता है साइकोलॉजी का, उसका टेस्ट होना चाहिए और उसके नतीजे पूरी मुल्क को बताना चाहिए, ताकि दुनिया को मालूम चले कि ट्रंप जो है वो मेंटली तौर से डिस्टर्ब्ड है, मेंटली स्टेबल नहीं है। आप सोचे, वो मुल्क की जिसका 1 ट्रिलियन से ज्यादा डिफेंस बजट है, कितना खतरनाक, किस तरह के खतरनाक हथियार उसके हाथ में है, और वो एक मानसिक संतुलन न रखने वाले इंसान के हाथ में हो, तो ये मुल्क के लिए, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आज इन्होंने सिर्फ ईरान को धमकी दी थी कि हम सिविलाइजेशन मिटा सकते हैं, कल को वो किसी भी मुल्क के ऊपर किसी भी तरह का हमला कर सकते हैं। तो ये वाकई पूरी दुनिया के लिए खतरा है कि ट्रंप जैसा जो पागल इंसान या सनकी इंसान यूएस का प्रेसिडेंट रहे। इसके लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, खास तौर से अमेरिका के लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और वो आवाज उठा भी रहे हैं। अवाम भी उनकी सड़कों पे रहती है, और अब उनके जो पॉलिटिशियंस है, जो एनालिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप को जो है उसका चेक करना चाहिए कि वो मेंटली तौर से स्टेबल हैं या नहीं है। जी, मैं अब्बास साहब एक चीज और, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता हूं मैं, उसी खाड़ी देश के बहुत से, जहां पे कुवैत है, सऊदी अरब, ये महंगे कतर, ये महंगे महंगे प्रेजेंट ट्रंप को देते हैं। कोई हवाई जहाज ही तोहफा दे देता है। मैं मानता हूं कि अगर कोई किसी देश में जाता है, उस देश की कोई खास चीज होती है। ईरान में जाएगा तो कोई पर्शियन कारपेट दे देगा, हिंदुस्तान में आएगा तो कोई ताजमहल बना हुआ देगा, या कहीं कुछ भदोही की कारपेट देगा, कुछ देगा। ये लोग हवाई जहाज दे रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को थोड़ा मैं इसको ऑन अ सीरियस नोट, आप लोगों से मैं पिछले 1 महीने से बात कर रहा हूं। आप लोग की सारी जो जो एंड ऑफ द थिंग, आप कहते हैं कि हमारी नैतिक शक्ति, हमारी विचारधारा का सूत्र जो है वो आप अपनी होली बुक को मानते हैं कि वहां से आता है, और मुझे वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, वहां से हिदायतें, मतलब वो जिस तरह से है आपको एक वो मिलता है। लेकिन वही तो ये कतर वाले भी पढ़ते हैं, वही वो भी पढ़ते हैं। तो आपका इंटरप्रिटेशन एक दूसरा, उनका इंटरप्रिटेशन एक दूसरा। इस पे भी जरा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि किताब जब एक है, प्रॉफिट जब एक है, तो ये इंटरप्रिटेशन इतने अलग अलग ढंग से क्यों, अब्बास साहब? जी, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये एक बिल्कुल दार्शनिक सवाल है जिसकी तरफ दुनिया शायद अब इस जंग के बाद तवज्जो करे, जैसे कि आपने करी। पूरी दुनिया भी इसकी तरफ सोचेगी कि भाई 57 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक कहते हैं 56-57 हैं, उनमें से सिर्फ एक ईरान ऐसा है कि जो अमेरिका और इज़राइल के सामने डट के खड़ा हुआ है, बाकी सब किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उनके सामने तस्लीम है। तो ये एक बड़ा सवाल है दुनिया के सामने। और आप देखिए कि ईरान ना सिर्फ ये कि खड़ा है, तस्लीम नहीं हुआ, 40 साल तक उसके ऊपर गैर इंसानी अमानवीय सैंक्शंस लगे, उसके बाद भी आज उसने ये दिखा दिया, ये करके दिखा दिया। खैर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप इस बात को समझेंगे भी कि उसने हरा दिया, यूएस की हेजेमनी खत्म कर दी। ना सिर्फ ये कि हरा के उनको वापस भेज दिया, बल्कि एक हेजेमनी जो दुनिया में थी, मैं इस पर एक चीज मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगा कि हेजेमनी इस तरह से खत्म हुई है कि देखिए बिखर रहा है, अमेरिका का सैतरा बिखर रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका से कट रहे हैं, गल्फ स्टेट अब बात सोच रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका से हट के एक जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अपैरेटस बनाया जाए। खुल के चाइना, रशिया इसके खिलाफ है, कनाडा इसके खिलाफ है। कनाडा ने कहा कि हम अपना 70% जो डिफेंस बजट अमेरिका को देते थे वो हम खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ इजराइल के खिलाफ जो बयान आ रहे हैं, स्पेन ने जो है संबंध तोड़ लिए, इटली ने आके डिफेंस जो उनके मामला थे उसको खत्म कर दिया, चाइना ने आके इशारा किया इजराइल के खिलाफ। तो ये जो पूरा इनका शिराजा बिखर रहा है, ये क्या ऐसी ताकत थी, बिल्कुल सवाल होना चाहिए, और इस पे दुनिया मुतवज्जो होगी, इसकी तरफ जो है उसको तवज्जो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये बताऊंगा कि एक जो बात है इसमें 2 तरह की बात है, एक तो है अवाम और एक है आइडियोलॉजी।
एक जो आइडियोलॉजी ईरान के पास है कि जो बाकी के ममालिक के पास मैं कहूंगा कि है तो, लेकिन वो इतना ज्यादा उस पर अमल नहीं करते, इतना ज्यादा उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, या उसको अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं बनाया है इन्होंने अब तक, वो है करबला, वो है रसूलुल्लाह की तालीमात, वो है कुरान की तालीमात। कुरान की तालीमात अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, आपके सिस्टम्स का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप जो है फिर वो जैसे आपने कहा कतर, कुवैत, इन ममालिक की तरह हो जाएंगे। इन ममालिक के अंदर जो पूरा थॉट प्रोसेस है पॉलिटिकल, वो ये है कि कमजोर के आगे तस्लीम हो जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों के अंदर नहीं उतारा है, उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, जबकि ईरान और ईरानी अवाम ने उसको पूरी तरीके से अपने दिलो जान में बसा लिया। बस मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। कुरान के अंदर मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ वर्सेस हैं कि जो शहादत की अहमियत के ऊपर बयान करती हैं। वो ये कहती है, कुरान की आयत कहती है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं वो जिंदा हैं, यानी शहादत का बहुत बड़ा मर्तबा जो है वो कुरान के अंदर बताया गया है। और इस चीज को आयतुल्लाह इमाम खुमैनी और जो शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को लोगों की आवाम के अंदर बिल्कुल उतार दिया है, उनका शऊर इतना बुलंद कर दिया है। आप ये जानिए कि वो अफराद, यहाँ पे जो मैं तकरीर होती हैं, जो चौराहों पे रैलियां होती है, उसमें मैं शिरकत करता हूँ, तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि सिपा के कमांडर, IRGC के कमांडर आते हैं, कभी कोई यहाँ पे बड़े जाकिर आते हैं, वो बयान करते हैं कि वो लोग की जो लॉन्चर्स पे जहां से मिसाइल्स उड़ती हैं, वो जो लॉन्चर पे मौजूद रहते हैं, उनका ईमान इतना मजबूत रहता है कि हमें शहीद ही होना है। और वो इस बारे में एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि फला शहीद हो गया, देखो फला शहीद हो गया। तो शहादत का जो ये कल्चर यहाँ पे है ईरान के अंदर, वो मसलन नजदीक से आके देखने वाला है, किस तरह से शोहदा की फैमिलीज एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं कि आपके यहाँ से इतने शोहदा हैं, आपके यहाँ से इतने शहीद हैं। ये चीज मुझे लगता है मिसिंग है बाकी ममालिक में, क्योंकि उन्होंने इस कल्चर को, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है शहीद और शहादत की कॉन्सेप्ट की, इसी तरह की मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ लाइफ हैं कि जो ईरान ने कुरान से निकाले हैं। यहाँ के जो उलमा हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े आयतुल्लाह हैं, उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया है कुरान से, रसूलुल्लाह की तालीमात से, और उसको इम्प्लीमेंट किया है, लोगों के दिलो जान में बैठा दिया है। लेकिन कतर में, कुवैत में मुझे ये चीज मिसिंग दिखती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ताकत के आगे जो है वो समर्पण कर दिया है, तस्लीम हो गए हैं। खास तौर से एक जो नुक्ता है, कतर हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरैन हो, यहाँ पे आप देखें एक डिस्कनेक्ट है हुक्मरानों के दरमियान और अवाम के दरमियान। सऊदी अरब में इलेक्शन नहीं होता है। सऊदी अरब में आप कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हुकूमत के सपोर्ट में कोई रैली निकाली जाए। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के हुक्मरान हो, चाहे बहरैन, कतर, कुवैत, अमारात, ये जो है इनके हुक्मरान हो, इनको सिलेक्ट किया गया है, इनको इलेक्ट नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई जन वो निकला हो, कोई क्रांति आई हो, कोई रिवॉल्यूशन आया हो, कोई जन सैलाब उतरा हो रोड पे कि भाई हमें फला जो है हमारा लीडर होना चाहिए। जिस तरह से ईरान के अंदर हुआ, पूरी अवाम खड़ी हुई शाह के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी हमारे लीडर हैं और हमें इनसे इस्लामिक सिस्टम चाहिए। इस वजह से तो अवाम का भी सपोर्ट नहीं है, और उसके बाद आइडियोलॉजिकली तौर से भी कमजोर हैं, वो उस तरह से अमल नहीं है, अमली तौर से कुरान पे और रसूलुल्लाह की तालीमात पे पूरी तरह से अमल पैरा नहीं है, जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। आप देखिए सऊदी अरब है, कुवैत, कतर, जितने भी ये ममालिक हैं, गज्जा के मामले में इन्होंने क्या किया? गज्जा के मामले में इन्होंने सिर्फ बयान देते रहे, एक गोली भी इन्होंने जो है नहीं चलाई इजराइल के खिलाफ, सिर्फ बातें करते रहे। हत्ता अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए से इन्होंने चाहा कि इजराइल के साथ संबंध भी अच्छे कर ले। वो क्लियरली जो मुसलमानों को, इंसानों की जानें ले रहा है। 40,000 बच्चों की जान चली गई। पेरिस, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन आपने कभी सुना कि सऊदी अरब में प्रोटेस्ट हुआ हो? आपने कभी सुना कि कतर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ हो? आपने कभी सुना कुवैत के अंदर प्रोटेस्ट हुआ हो, UAE के अंदर प्रोटेस्ट हुआ हो? कभी भी इन ममालिक के अंदर गाजा के लिए, कभी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो ये खुद सवाल है कि यहाँ की आवाम क्यों इतना डिस्कनेक्ट है इतने बड़े मसले से। तो ये चीज है, आइडियोलॉजिकली जो है कमजोर है ये ममालिक, तो इसलिए इनको झुकना पड़ता है ताकत के आगे। दूसरी बात यह है कि इनकी आवाम भी वो शऊर नहीं रख पाई, वो उस शऊर तक नहीं पहुंच सकी, या मुझे लगता है कि रोक के रखा है इनके हुक्मरानों ने कि जहां पे भी देखिए आनंद जी, ये कुल्ली एक प्रॉब्लम है, इसकी तरफ मैं इशारा करूंगा कि जहां जहां इंसानियत बेशऊर हो जाती है, जहां जहां भी अवाम, प्रजा जो है वो उसकी अक्ल काम करना बंद कर जाती है,
वहां पे उसके ऊपर हुकूमत करना बड़ा आसान हो जाता है। जहां की जो प्रजा होती है वो समझदार होती है, वो अपडेट रहती है अपने मसाइल से, उनके ऊपर फिर हुकूमत करना सख्त हो जाता है जालिम हुक्मरानों का। इस वजह से आवाम के साथ भी डिस्कनेक्ट है और आइडियोलॉजिकली तौर से भी कमजोर है। इस वजह से आसानी से अमेरिका और इजराइल के सामने तस्लीम हो जाते हैं। उनको खुश करने के लिए कभी सोना देते हैं, कभी एरोप्लेन देते हैं। आप देखें कितना खराब एक वीडियो आया था कि ट्रंप निकल रहा है यूएई के हुक्मरान के सामने और वहां की लड़कियां बालों के जरिए से एक अजीब तरीका का डांस कर रही हैं। कितना जिल्लत आमीज था। कोई भी इंसानी जो शरीफ इंसान है, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी शराफत रखने वाला इंसान इस चीज को कबूल नहीं करेगा कि उसके घर की औरतें, उसके घर की लड़कियां इस पोज में आके बाल घुमा घुमा के ट्रंप जैसे घटिया इंसान के आगे, कि जो एप्स्टीन फाइल के अंदर दोषी पाया गया है, उसके सामने पेश करे। तो इससे समझ में आता है कि आइडियोलॉजिकली तौर से भी पूरी तरह से ये लोग पसपा हैं, पूरी तरह से कमजोर हैं और आवाम का भी सपोर्ट नहीं है। इस वजह से बहुत आसानी से जो है वो हुक्मरानों के सामने, जालिमों के सामने झुक जाते हैं और हिम्मत नहीं होती है कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। मैं अब्बास साहब एक चलते एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं। ये थोड़ा सीज फायर हुआ, थोड़ी राहत लगती है। बच्चों के स्कूल अभी खुले कि नहीं खुले, कि अभी स्कूल बंद है? जी, देखिए स्कूल तो यहाँ पे जो है खुल गए थे। यहाँ पे जो 21 मार्च को नौरोज था यहाँ पे ईरानी कैलेंडर के एतबार से, फिर 2 हफ्ते की वहाँ पे सालाना छुट्टी रहती है, जैसे हमारे यहाँ होती है सर्दियों में या गर्मियों में। तो 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद यहाँ पे स्कूल्स खुल गए थे। लेकिन जंग की शुरुआत से लेके पूरा मैं बता दूं कि जब से जंग शुरू हो रही है, सिर्फ पहले हफ्ते जब रहबर की शहादत हुई थी तो 1 हफ्ते की वो शोक में छुट्टी हुई थी। उसके बाद स्कूल्स यहाँ खुल रहे थे, रेगुलर चल रहे थे। बस ऑनलाइन चल रहे थे स्कूल, बतौर ऑनलाइन, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल इंटरनेट यहाँ पूरा प्रॉपर चल रहा है। जितनी भी लोकल एप्स एप्लीकेशन है सब चल रही हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेने का। तो खुद मेरे बच्चे भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। खास तौर से ऑनलाइन क्लासेस करने का जो वजह थी वो ये कि पहले ही दिन जो बच्चों के स्कूल पे इन्होंने हमला किया है, उससे एहतियातन कि दूसरे किसी स्कूल में बच्चों की जान ना जाए। आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको पता भी होगी ये बात, कि जब से हम अटैक हो रहा है पूरे ईरान में 900 स्कूल्स को इन्होंने टारगेट किया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़हनियत है बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल को खास तौर से टारगेट करते हैं। तो क्लासेस जो है वो बतौर ऑनलाइन चल रही हैं और हुजूरी क्लासेस नहीं हो रही हैं बच्चों की, ताकि उनकी सेफ्टी के साथ कोई मुश्किल ना पेश आए। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो हो रही है यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब बातचीत करने के लिए। और शायद मुझे लगता है कि कल तक थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि नेक्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में कल थोड़ी तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब अर्ज करता हूं। आदाब।